नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या भारत और नेपाल के रिश्तों में एक बड़ा यू टर्न आने वाला है? जिस नेपाल में पिछले कुछ वर्षों से भारत विरोधी राजनीति तेज होती दिख रही थी, वहीं अब अचानक नेपाल के सबसे चर्चित नेता रवि लामिछाने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 1 घंटे तक मुलाकात करते हैं। इसके तुरंत बाद नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भी भारत दौरे पर आने वाले हैं। इसकी बातें जो हैं वो बाहर आती हैं। तो क्या नेपाल अपनी चाइना सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी से पीछे हट रहा है? क्या काला पानी, लिपू लेक और ओलंपियाधुरा जैसे सीमा विवादों का समाधान अब निकलने लगा है? क्या काठमांडू और नई दिल्ली के बीच भरोसे फिर से बहाल हो रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत इस समय नेपाल को इतनी रणनीतिक प्राथमिकता क्यों दे रहा है? साथियों, आज के इस सेशन में हम नेपाल भारत संबंधों की पूरी कहानी, वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम, चाइना फैक्टर, मधेश पॉलिटिक्स और साउथ एशिया की बदलती जियो पॉलिटिक्स को गहराई से समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके, जिससे कि आप लाइव जो है वो क्लास को देख सके। हालांकि रिकॉर्डेड में भी आप सेशन को जो है वो देख ही रहे हैं। साथियों, आप कहां से इस सेशन को देख रहे हैं, कृपया स्थान का भी नाम जो है वो कमेंट के माध्यम से जो है वह जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद बने रहिए हमारे साथ। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, ओलंपियाधुरा विवाद सुलझा, नेपाल भारत रिश्तों में बड़ा बदलाव, काठमांडू पोस्ट। इसी से हमने चार जो है वो आर्टिकल्स लिए हैं। एक एक करके सारे आर्टिकल्स को देखते हैं और फिर उसके बाद इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। काठमांडू पोस्ट का पहला आर्टिकल है, लामिछाने मोदी सिग्नल रीसेट इन नेपाल इंडिया स्टाइल। दूसरा है, आफ्टर आरएसपी चेयर लामिछाने फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट इंडिया। और फॉरेन मिनिस्टर खनाल जो है वो जल्द ही आने वाले हैं 6 तारीख को। काठमांडू पोस्ट का तीसरा आर्टिकल, इंडिया रिजेक्ट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन बाउंड्री टॉक्स विद नेपाल, immediate past Nepali ambassador to India say New Delhi has been denying neighbors proposal for third party mediation। काठमांडू पोस्ट का ही चौथा आर्टिकल है, इंडियन टूरिस्ट रिटर्न टू नेपाल इन रिकॉर्ड नंबर एज न्यू ट्रेवल ट्रेंड्स रीशेप द मार्केट, वीजा फ्री एक्सेस, इजियर पेमेंट एंड रिवाइवल ऑफ कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स एंड अफोर्डेबल एयरफेयर्स आर ड्रॉइंग इंडियन ट्रेवलर्स बैक टू नेपाल। यानी कि एक के बाद एक आपको चार न्यूज का जो है वो कटिंग दिखा है और भारत नेपाल के रिश्ते में एक नया मोड़ आ रहा है। साथियों, नेपाल की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक समय था जब नेपाल की राजनीति मुख्य रूप से तीन बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती थी, नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि यूएमएल और तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस सेंटर। इन्हीं दलों ने राजशाही के अंत, लोकतंत्र की स्थापना और नए संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन समय के साथ आम जनता के बीच यह धारणा मजबूत होने लगे कि पारंपरिक राजनीतिक दल सत्ता संघर्ष, भ्रष्टाचार और आंतरिक गुटबाजी से अधिक व्यस्त है, जबकि बेरोजगारी, आर्थिक विकास और सुशासन जैसे मुद्दे पीछे छूट गए। युवा वर्ग, शहरी मध्यम वर्ग और विदेशों में काम कर रहे नेपाली नागरिकों के बीच व्यवस्था परिवर्तन की मांग तेज होने लगी। इसी राजनीतिक माहौल में एक नए चेहरे का उदय हुआ, वो रवि लामिछाने। रवि लामिछाने पूर्व पत्रकार और लोकप्रिय टीवी एंकर। 2022 में इन्होंने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम जो है वो रखा आरएसपी, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। बहुत कम समय में आरएसपी नेपाल की राजनीति में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरी। आरएसपी की पहचान ये है कि आरएसपी खुद को तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है। पहला, भ्रष्टाचार विरोधी यानी कि एंटी करप्शन। दूसरा, युवा केंद्रित राजनीति यानी कि यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स। और तीसरा, विकास और सुशासन यानी कि डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। पार्टी का दावा है कि वह पुराने राजनीतिक ढांचों को चुनौती देकर एक नई और जवाबदेही राजनीति स्थापित करना चाहती है। और यहीं से एंट्री हुआ बालेन शाह का। बालेन शाह इसी दौर में जो है बालेन शाह का उदय हुआ और इसी दौर में जब बालेन शाह का उदय हुआ तो नेपाल की राजनीति में जो है वो बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला। काठमांडू में मेयर के चुनाव में पारंपरिक दलों को हराकर बालेन शाह की जो जीत हुई, यह संदेश दिया कि नेपाल का युवा मतदाता अब नेतृत्व और वैकल्पिक राजनीति के अवसर को जो है वो तलाश रहा है और इसके लिए वो तैयार भी हो चुका है। हालांकि बालेन शाह और आरएसपी अलग अलग राजनीतिक इकाइयां हैं, लेकिन दोनों की लोकप्रियता एक समान राजनीतिक प्रवृत्ति को जो है दर्शाती है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स, अर्थात पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति बढ़ता हुआ असंतोष। भारत के लिए बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल अब केवल पारंपरिक दल ही नहीं बल्कि नई राजनीतिक शक्तियों नेपाल की जो
नई राजनीतिक शक्तियां भी जो है विदेश नीति को जो है वो प्रभावित कर रही है। इसलिए जब आरएसपी के नेता रवि लामिछाने भारत आते हैं या नेपाल के नए राजनीतिक चेहरे भारत के साथ संवाद बढ़ाते हैं, तो यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि नेपाल की बदलती आंतरिक राजनीति का भी जो है वो संकेत है। अब सवाल यह उठता है कि नेपाल इस नई राजनीति का भारत और चीन के साथ उसके संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथियों, इसे समझने के लिए वीडियो को थोड़ा सा आगे और भी आपको देखना होगा। देखते रहिए, बने रहिए, और यहां हम चाइना फैक्टर को भी समझेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपके सामने एक मैप जो है, इस मैप को भी हम देख लेते हैं, जो कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स की बात हो रही है। तो 5 राज्य जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें सबसे पश्चिम में उत्तराखंड जिसकी सीमा 263 किलोमीटर, और सबसे पूर्व में सिक्किम जिसकी सीमा 99 किलोमीटर। नेपाल वेस्ट बंगाल की सीमा 100 किलोमीटर, माफ कीजिएगा। बिहार और नेपाल के बॉर्डर 729 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर 560 किलोमीटर की जो है वह सीमा दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हुए ये समझते भी हैं कि भारत में जो यात्रा हुआ किसका, रवि लामिछाने का, वो क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर रवि लामिछाने की भारत यात्रा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। जब रवि लामिछाने भारत आए तो उनका भाजपा के द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 1 घंटे का समय दिया, उनके साथ चर्चा की। उसी दिन हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स आए थे, जिस हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स में मैंने 2 दिन के पहले की वीडियो में उसके बारे में बताया भी है कि रवि लामिछाने ने एक विजन दिया, एक एस्पिरेशनल नेपाल के बारे में बताया कि नेपाल कैसा चाहिए। उन्होंने डिजिटल नेपाल, बेंगलोर को काठमांडू से जोड़ने की बात की। आईआईटी और एम्स जैसे जो भी कॉलेजेस है नेपाल उसको होस्ट करे, इसकी भी बात की थी। साथ में उन्होंने जो कॉरिडोर्स है, चाहे वो अयोध्या से जनकपुर की बात करें, चाहे लुम्बिनी से बोध गया की बात करें, इन सबको जोड़ने के बारे में बात की, रोजगार के बारे में बात की, पर्यटन को लेकर बात की। तो ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों, तो रवि लामिछाने की जो यात्रा है, ये केवल एक औपचारिक राजनीतिक दौरा नहीं बल्कि भारत नेपाल संबंधों में बदलती राजनीतिक वास्तविकता का संकेत भी माना जा रहा है। रवि लामिछाने नेपाल की नई पीढ़ी के नेताओं का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी पार्टी पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही है, और ऐसे में भारत के लिए समझना महत्वपूर्ण है कि नेपाल की नई राजनीतिक ताकतें देश की विदेश नीति को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। भारत यात्रा के दौरान रवि लामिछाने भारतीय राजनीतिक और रणनीतिक नेतृत्व के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसके साथ यह भी संदेश गया कि नई नेपाली राजनीतिक शक्तियां भी भारत के साथ सीधे संवाद बनाए रखना चाहती है। भारत लंबे समय से नेपाल के साथ अपने संबंधों को केवल सरकारों तक सीमित नहीं रखता बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों और उभरते नेताओं के साथ भी संपर्क बनाए रखता है। और इसी संबंध में अगर हम बात करें या इसी संदर्भ में अगर हम बात करें, तो रवि लामिछाने की यात्रा जो वो 3 संकेत दे रही है। पहला, नई राजनीतिक शक्तियों के साथ संपर्क, यानी कि भारत ये समझना चाहता है कि नेपाल की नई राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है और भविष्य में कौन सी शक्तियां निर्णायक भूमिका निभा सकती है। दूसरा, संबंधों को रीसेट करना, यानी पिछले कुछ वर्षों में सीमा विवाद, राजनीतिक बयानबाजी और चीन नेपाल बढ़ती निकटता के कारण दोनों देशों के बीच विश्वास में कुछ कमी आई थी। ऐसे में संवाद बढ़ाना एक सकारात्मक संदेश माना जाता है। और तीसरा, चाइना का फैक्टर, यानी कि भारत यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि नेपाल किसी एक शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में पूरी तरह से तो नहीं चला जाएगा। इसलिए नई राजनीतिक शक्तियों के साथ संपर्क भारत की व्यापक पड़ोस नीति का एक हिस्सा है। साथियों, भारत और नेपाल के संबंध केवल द्विपक्षीय संबंध नहीं है। भारत और नेपाल के जो संबंध है वो हिमालय की सुरक्षा, खुली सीमा, जल संसाधन, ऊर्जा सहयोग, चीन का बढ़ता प्रभाव और दक्षिण एशिया की शक्ति राजनीति का जो है वो एक तरह से अगर हम बात करें तो केंद्र है। और इसी कारण नेपाल में उभरने वाला हर बड़ा राजनीतिक नेता भारत की रणनीतिक गणना का एक हिस्सा बन जाता है। यह ध्यान रखना काफी आवश्यक है कि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में भारतीय नेताओं के साथ बैठकों के दावे किए जाते रहे, लेकिन किसी भी विशेष बैठक की अवधि, उसमें क्या चर्चा हुई या नई शुरुआत जैसे कथनों को तभी तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जब उनके आधिकारिक पुष्टि जो है वो उपलब्ध हो जाए। इसलिए मैं कोई भी अभी ऐसा तथ्य आपके सामने नहीं रख रहा हूं जिससे कि हम ये कहें कि इसमें क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं जो है वो पर्दे के पीछे जो है वो हुई है। तो जो भारत की नेपाल नीति केवल कूटनीतिक तक सीमित नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हित और क्षेत्रीय भू राजनीति से भी जुड़ी हुई है। भारत की नेपाल नीति के मुख्य रूप से 3 स्तंभ जो हैं। सबसे पहला स्तंभ है वो है सिक्योरिटी डायमेंशन। जैसा कि हमने मैप देखा और मैप में हमने देखा कि भारत और नेपाल की सीमाओं को अगर हम देख रहे हैं तो 5 राज्य जो हैं वो सीमा साझा कर रहे हैं। तो 5 राज्य कुल मिलाकर 1751 किलोमीटर का ये जो सीमा है यह खुली सीमा है, और इसकी विशेषता यह है कि दोनों देश के नागरिक बिना वीजा बिना पासपोर्ट आवागमन कर सकते हैं। नेपाल भारत के लिए चीन में स्थित एक महत्वपूर्ण हिमालयी बफर है। यदि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, बाहरी शक्तियों का प्रभाव अगर नेपाल में बढ़ता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों
तो सीमा पर पार अपराध या अवैध गतिविधियां बढ़ती हैं तो इसका सीधा प्रभाव भारत की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। भारतीय सुरक्षा दृष्टिकोण से नेपाल केवल एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि हिमालय सुरक्षा श्रृंखला यानी कि हिमालयन सिक्योरिटी आर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी कारण भारत नेपाल की राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सुरक्षा सहयोग को अत्यधिक महत्व देता है। साथियों, ओपन बॉर्डर की अगर हम बात करें, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लगभग ये ओपन बॉर्डर है, पीपल टू पीपल कनेक्ट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, भारत नेपाल मैत्री पुल, ककर बिट्टा आपको देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ कल्चर, ट्रेड, ट्रेडिशन जो है वो सेंचुरी से जो है वो लोगों को जो है वो जोड़ रहा है। तो जो ये भारत और नेपाल की जो ओपन बॉर्डर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो ये अवसर भी है और चुनौती भी है। खुली सीमा दोनों देशों के लिए एक बड़ी ताकत है क्योंकि लोगों के बीच संपर्क बढ़ रहा है, व्यापार और रोजगार को जो है वो बढ़ावा मिल रहा है, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। लेकिन चुनौतियां ये भी हैं कि इससे सीमा प्रबंधन करना, तस्करी को रोकना, नकली मुद्रा को रोकना, मानव तस्करी को रोकना, सुरक्षा संबंधी गतिविधियों को रोकना जो है एक बहुत बड़ा जो है वो टारगेट भी है। इसलिए भारत नेपाल के साथ नियमित सुरक्षा समन्वय बनाए रखता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 453 नेपाली नागरिकों को कुशीनगर से छुड़वाया गया था, यानी कि वो मानव तस्करी का एक हिस्सा था। तो नेपाल भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और हिमालय सुरक्षा रणनीति का केंद्रीय स्तंभ है। इसलिए नेपाल में राजनीतिक स्थिरता और भारत नेपाल सहयोग भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित से सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत की चिंता केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। नेपाल को लेकर भारत की दूसरी बड़ी प्राथमिकता यह है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को नेपाल में कैसे संतुलित किया जाए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें साथियों, तो नेपाल के साथ जो सबसे बड़ा विवाद है, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, इस क्षेत्र को लेकर भी नेपाल दावा करता है कि नेपाल और लिपुलेख और काला पानी उसके क्षेत्र का हिस्सा है। भारत इन्हें अपने प्रशासनिक नियंत्रण में रखता है। हाल ही में भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख मार्ग को जो है पुनः शुरू करने का निर्णय लिया। नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई और यहीं से विवाद और ज्यादा तेज हो गया। साथियों, आपको याद होगा कि बालेन शाह ने जब संसद में अपना पहला बयान दिया था तो उन्होंने यूके के मेडिटेशन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि वो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी के मुद्दे में जो है वह इंटरफेयर करे, मध्यस्थ बने। और नेपाल ने सीमा विवाद समाधान के लिए जब ब्रिटेन की सहायता मांगी तो भारत ने तुरंत इसकी प्रतिक्रिया दी। भारत ने कहा कि सीमा विवाद केवल द्विपक्षीय मामला है और किसी तीसरे पक्ष को जो है हम इसमें नहीं रखेंगे। इंडिया रिजेक्ट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन बाउंड्री टॉक्स विद नेपाल। आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है जब रणधीर जायसवाल जो कि इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता है, इन्होंने जब ये पूरी की पूरी बातें कही कि जो भी मामले होंगे वो हम आपस में सुलझाएंगे, किसी तीसरे देश के को हम यहां नहीं करने देंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच में 98% सीमा विवाद को जो है वो सुलझा दिया गया है। कुछ सीमा विवाद ऐसे हैं जो नदियों के धाराओं में परिवर्तन को लेकर है, तो हम इस पर बैठकर जो है वो चर्चा कर रहे हैं और कभी भी जब हम चर्चा करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि द्विपक्षीय तंत्र ही जो है इसको हल करेगा, किसी तीसरे पक्ष की भूमिका जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। और भारत की लंबे समय से चल आ रही जो विदेश नीति है इसी का ये एक रूप है। तो रवि लमिछाने भारत में, और रवि लमिछाने ने जब कल बीबीसी नेपाल के साथ अपनी वार्ता की तो उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री शिशिर खनाल भी जो है वो भारत आ रहे हैं। यानी कि रवि लमिछाने जब भारत की यात्रा पे हैं और राजनीतिक संवाद की शुरुआत जब कर रहे हैं तो विदेश मंत्री शिशिर खनाल की जब भारत यात्रा हो रही है तो ये समझ में आ रहा है कि इस संवाद को नीतिगत और संस्थागत स्तर पर ले जाने की जो है वो कोशिश जो है वो नेपाल भारत के साथ करना चाह रहा है। रवि लमिछाने आकर जो है वह पॉलिटिकल एंगेजमेंट यानी कि राजनीतिक विश्वास का निर्माण कर रहे हैं, व्यवहारिक सहयोग पर बात कर रहे हैं और यही कारण है कि इस यात्रा को भारत नेपाल संबंधों में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। भारत यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात जो है वो एस जयशंकर साहब, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई और इन बैठकों का उद्देश्य केवल कूटनीतिक चर्चा नहीं बल्कि लंबित परियोजनाओं और आर्थिक सहयोग को भी जो है वो गति देना है। जब हमने कहा कि जब ये आए तो इन्होंने कॉरिडोर निर्माण के बारे में बात की, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात की कि बेंगलोर को काठमांडू के साथ जोड़ा जाए, स्पिरिचुअल कॉरिडोर के बारे में, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के बारे में बात की। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत और नेपाल दोनों ही समझते हैं कि भविष्य में राजनीति के बारे में अगर हम बात करें तो भविष्य में केवल राजनीति से दोनों देशों के संबंध नहीं चल सकते हैं बल्कि कनेक्टिविटी को जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा। और कनेक्टिविटी को अगर मजबूत करना है तो जनकपुर अयोध्या जो रेलवे मार्ग है उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा, रामायण सर्किट को बढ़ाना होगा, धार्मिक पर्यटन में जो है वृद्धि करना होगा, सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करना होगा। जनकपुर और अयोध्या के बीच संपर्क दोनों देशों के लिए प्रतीकात्मक और आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है। साथ में ईस्ट वेस्ट रेलवे के बारे में बात हुई कि ईस्ट वेस्ट रेलवे को जो है मजबूत किया जाए, व्यापारिक लागत कम किया जाए, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को जो बढ़ावा जाए। नेपाल को अक्सर साउथ
एशिया का हाइड्रो पावर बैटरी कहा जाता है। चाहे हम पंचेश्वर प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे पंचेश्वर महा प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें, जो कि ये दशकों से लंबित भारत नेपाल की सबसे बड़ी संयुक्त जल एवं ऊर्जा परियोजनाओं से एक है, तो इसके संभावित लाभों को भी अगर हम बात करें साथियों, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो भारत और नेपाल के लिए हो जाता है। आपके स्क्रीन पर पंचेश्वर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट का जो है एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें अगर हम बात करें तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हाइड्रो पावर, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में हो सकता है। यानी कि 311 मीटर डीपेस्ट जो है यह फाउंडेशन लेवल है इसका, और इसमें कहा जा रहा है कि ये लगभग 11,600 हेक्टेयर में जो है इस पंचेश्वर प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। इसके माध्यम से बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, क्षेत्र विकास जो है वो करना है, और भारत नेपाल से दीर्घकालिक बिजली खरीद जो है वो बढ़ाना चाहता है, जबकि नेपाल अपने ऊर्जा निर्यात को बढ़ाना चाहता है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों देशों के हित लगभग जो है समान है। साथियों, अगर हम ट्रेड की बात करें तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, फिर भी कई व्यवहारिक चुनौतियां जो है वो बनी रहती हैं, और इन व्यवहारिक चुनौतियों में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इस चीज को देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रख रहे हैं, तो कृषि उत्पादों का व्यापार, जैसे कि अभी चीनी पर आपने देखा कि रोक लग गया था, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं हुई, लॉजिस्टिक और परिवहन को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो नेपाल चाहता है कि भारतीय बाजार तक उसकी पहुंच आसान बने। डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में बात हुआ कि अगर नेपाल का कोई भी नागरिक भारत से कुछ खरीद रहा है तो ऑनलाइन क्यूआर पे इंटीग्रेशन का जो है वो यूज किया जाए। भारत के डिजिटल भुगतान मॉडल ने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान आकर्षित किया है, और यदि दोनों देशों का भुगतान सिस्टम अधिक गहराई से जुड़ा तो पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार आसान होगा, सीमा पार लेन देन सस्ता होगा। साथ में अगर हम बात करें साथियों, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को आप पोखरा और बहरवा को आप कैसे छोड़ सकते हैं। यानी कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेपाल ने हाल के वर्षों में बड़े हवाई अड्डों का विकास किया है, लेकिन अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय यातायात अभी तक उसको नहीं मिल रहा। नेपाल की अपेक्षा है कि अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हों, क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़े, पर्यटन क्षेत्र को गति मिले, और ये पूरी यात्रा का मूल संदेश यही है कि नेपाल भारत को केवल राजनीतिक समर्थन नहीं बल्कि आर्थिक अवसर, निवेश, ऊर्जा सहयोग, बेहतर संपर्क और क्षेत्रीय एकीकरण के रूप में देखे। और भारत के लिए अवसर है कि वह अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का व्यवहारिक परिणाम के रूप में बदल ले। लेकिन इन सभी आर्थिक मुद्दों के पीछे एक रणनीतिक प्रश्न भी छुपा है साथियों, कि क्या यह बढ़ता सहयोग चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश है। तो इसको समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि जब नेपाल के द्वारा भारत की यात्रा की गई, नेपाल के रवि लमिछाने के बाद वहां के विदेश मंत्री जब भारत की यात्रा कर रहे हैं, और साथ में भारत के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैंने तो बालेन शाह को ही कहा था कि आप भी यहां आइए, तो इससे चाइना को क्या संदेश जा रहा है। साथियों, यदि भारत और नेपाल के संबंध बेहतर होते हैं तो चीन की रणनीतिक गुंजाइश जो है वो सीमित हो सकती है, लेकिन नेपाल की विदेश नीति परंपरागत रूप से बैलेंस बिटवीन इंडिया और चाइना पे रही। नेपाल किसी एक पक्ष के साथ पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, वह दोनों का लाभ जो है वो लेने का कोशिश करेगा। तो अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों कि रवि लमिछाने और नरेंद्र मोदी के मुलाकात तथा उसके तुरंत बाद विदेश मंत्री का भारत आना जो है वह मात्र एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह भारत यात्रा एक संकेत देती है कि भारत और नेपाल दोनों वर्तमान तनाव को कम करके अपने संबंधों को नए आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। यद्यपि काला पानी, लेपू लेक सीमा विवाद अभी भी दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, फिर भी दोनों पक्ष यह समझते हैं कि 21वीं सदी में टकराव नहीं बल्कि संपर्क, व्यापार, निवेश और सहयोग ही क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि का आधार बन सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में भारत नेपाल संबंध केवल द्विपक्षीय दृष्टि से नहीं बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया की भू राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। भारत नेपाल संबंध अब विकास कूटनीति के नए चरण में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, जहां एक और आर्थिक सहयोग, संपर्क और विकास प्राथमिकता के रूप में है, तो वहीं दूसरी ओर चीन के बढ़ते प्रभाव तथा लंबित सीमा विवादों जैसी चुनौतियों को संतुलित समाधान ढूंढना भी जो है वह प्रयास है, और यह प्रयास जारी रखना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार को बताइए कि क्या भारत और नेपाल के बीच में जो संवाद बढ़ेंगे तो जो तनाव है, जो सीमा विवाद है, वो घटेगा। आपके विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक जो है वो जरूर पहुंचना चाहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट के माध्यम से बताइए। शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।